नमस्कार, लाइव एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार के द्वारा जो है 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन हैं उसको बैन कर दिया गया है। और ये जो अभियान है निरंतर जारी है। जो 15 साल की जो उम्र पूरी कर चुके हैं या 10 साल डीजल के वाहन जो पूरी कर चुके हैं उनको ज़ब्त किया जा रहा है। और ये जो वाहन है एनसीआर में नहीं चल सकेंगे, उसको लेकर जो है वो बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रसिद्ध एडवोकेट जो हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो ये नियम बनाए गए हैं इसमें कहाँ तक लोगों के लिए सही है। जी सर, क्या कहेंगे जो सरकार ने जो अभियान चलाया हुआ है, जो 10 साल पुराने वाहन और पेट्रोल जो 15 साल के हैं उनको ज़ब्त किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों पे कितना फ़र्क पड़ रहा है और आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए साहब, जहाँ तक ये पुराने वाहनों का मामला है कि जो 10 साल पुराने डीजल के वाहन हैं और 15 साल पुराने जो पेट्रोल के वाहन हैं, उनके बारे में सरकार की जो नीति है उनको ज़ब्त करने की, या ये कहें कि सड़क पर वाहन नहीं चलेंगे, मैं इसको थोड़ा उचित नहीं मानता, ठीक नहीं मानता। क्योंकि सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि कम से कम आम आदमी कोई इन चीज़ों का फ़र्क ना पड़े। आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जाहिर तौर पर हिंदुस्तान की बात करेंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर जो तबका है वो मिडिल क्लास तबका है। उसके बाद थोड़ा अपर मिडिल क्लास आता है और उसके बाद लोअर क्लास है। लेकिन हाई क्लास सोसाइटी जिसकी हम बात कर सकते हैं वो बहुत कम लोग आते हैं उसके अंदर। तो हमें जो पॉलिसी जो भी बनानी है सरकार को चाहिए कि सबसे पहले लोअर क्लास, मिडिल क्लास, उनको ध्यान में रख के कोई भी आपकी नीति बननी चाहिए, कोई भी नियम कायदे कानून बनने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार का मेरे ख्याल से इस तरफ कोई ध्यान मुझे नज़र नहीं आता। सरकार सिर्फ उन उच्च घरानों के लिए जिनको शायद वो जो दो बड़े बड़े जो उद्योगपति बैठे हैं, उद्योगपति ही सबसे बड़े हैं या फिर जो वो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनको लेकर के ये नीति बनाई गई है कि 10 साल पुराने डीजल के वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन जो है सड़क पर नहीं चलेंगे और अब वो उपयोग में नहीं आएंगे। ये सर्वथा बिल्कुल गलत है। वो इसलिए भी गलत है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा तबका या मेजॉरिटी जिसको हम बोलते हैं वो मिडिल क्लास का आता है, लोअर क्लास का आता है। और ये वाहन सिर्फ कार के लिए नहीं है या सिर्फ जो है 4 व्हीलर के लिए नहीं है, बल्कि ये 2 व्हीलर के लिए भी यही नियम है। अब गरीब आदमी साहब बाइक चलाता है और बाइक भी आज हिंदुस्तान में ज़्यादातर 70 से 80% जो वाहन हैं वो तकरीबन लोन पर चलते हैं। आप कर्मचारी को ले लीजिए साहब, एवरेज जो तनख्वाह है कर्मचारी का जो वेतन होता है वो 50-60 हज़ार रुपये महीना, इससे ज़्यादा भी है, कम भी है, लेकिन मैं औसत की बात करता हूँ कि 50 से 60 हज़ार रुपये औसत जो तनख्वाह है वो एक आदमी की, एक कर्मचारी की बनती है। उसमें से अगर कोई व्यक्ति गाड़ी लेता है, पेट्रोल की लेता है, डीजल की लेता है, तो करीब 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच में उसकी किस्त बन जाती है। जो आदमी डीजल का वाहन ले या पेट्रोल का ले, 8-10 हज़ार रुपये महीना वो किस्त भरता है। और जब तक वो किस्त पूरी होती है, अब 8 साल में साहब 10 साल में किस्त ही पूरी होगी, 15 साल में किस्त ही पूरी होगी और बाकी तो कुछ होगा नहीं। जब तक 10 साल में वाहन की किस्त पूरी होगी तब तक उसको नोटिस मिल जाएगा कि आपका वाहन जब्त कर लिया गया या आप अपने वाहन को सड़क पर नहीं उतार सकते। साहब, जब आप सड़क पर वाहन नहीं उतार सकते तो करोगा क्या करेंगे उसका? तो 10 साल में जिस वाहन की किस्त पूरी हुई है वो ख़त्म आपके 10 साल के लिए, और फिर आपको दोबारा गाड़ी लेनी पड़ेगी, फिर आपकी किस्त शुरू होगी। मतलब 10 हज़ार रुपये महीना, 8 से 10 हज़ार रुपये महीना हम कह सकते हैं कि सरकार ने एक आदमी का खर्चा बिन बात का बांध दिया। इसी तरीके से पेट्रोल का मामला आता है, जबकि देखने में ही आया कि ज़्यादातर जो लोगों के पास जो खास तौर पर कर्मचारी जो तबका है, उन लोगों के वाहन तो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते। बहुत से लोगों के वाहन तो बहुत कम चल पाते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक सरकार को एक तो मामला इसमें किलोमीटर वगैरह का देखना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि वाहन का किलोमीटर देखे जाए, साल ना देखे जाएं। अब 15 साल से एक आदमी ने गाड़ी ली साहब, और 15 साल में उसकी कंडीशन जो है वो ऐसी है जैसे कि कोई 5 साल की गाड़ी हो, तो उसका तो 10 साल ख़राब हो गया। डीजल की गाड़ी आपने ली है, 10 साल का आपने उसका टाइम फिक्स कर दिया, और गाड़ी सिर्फ इतना चली है कि जितनी 2 साल में चल सकती है, तो 8 साल तो उसके आपने ख़त्म कर दिए ना। तो मेरे हिसाब से सरकार को ये बेतुके नियम वापस लेने चाहिए और हर आम आदमी की,
देखिए, जिन आदमियों को लेकर के, जिस तबके को लेकर के ये नियम मैं समझता हूँ बनाए गए हैं, उस तबके को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो देश के बड़े उद्योगपति हैं, चाहे अंबानी है, अडानी है, या उनके जैसे तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन इन जैसे और भी बहुत से सैकड़ों नाम हैं, उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो लाखों रुपया हर रोज कमा रहे हैं, उन लोगों को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा अपर मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को। तो सरकार को जाहिर तौर पर पॉलिसी इनको लेकर के बनानी चाहिए, और ये एनसीआर का मामला नहीं है। अब एनसीआर, अब देखिए सरकार डबल काम कर रही है। आप करनाल तक एनसीआर हरियाणा में ले आए, मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। और अगर आप लेकर के आए हैं तो फिर ये कंडीशन किस लिए कि यहाँ पर वाहन नहीं चलेंगे। अब एक कुरुक्षेत्र का व्यक्ति है, कुरुक्षेत्र करनाल डिस्ट्रिक्ट है, करनाल एनसीआर में है, लेकिन कुरुक्षेत्र का जो आखिरी गांव है कुरुक्षेत्र जिले का, वो करनाल के बॉर्डर पर पड़ता है। तो जो करनाल के बॉर्डर का जो व्यक्ति है, जो तिगरी खालसा का व्यक्ति है, वो क्या करनाल में वाहन लेकर ना जाए? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो पासिंग की बाद जो पासिंग करवाएंगे 15 साल बाद, तो वो पास हो जाएगी, उसको अपना जो पास कर दिया जाएगा, लेकिन वो एनसीआर में नहीं चल पाएगी, तो ये कहाँ तक सही है? ये मैंने कहा कि ये बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। आपने पासिंग का नियम बनाया। देखिए, आप पासिंग करते हैं वाहन की, पासिंग किस लिए करते हैं? पासिंग इसलिए करते हैं कि ये वाहन सड़क पर चलने के काबिल है या नहीं है। जब आपने उसको पास का सर्टिफिकेट दे दिया कि ये वाहन सड़क पर चल सकता है, तो एनसीआर और बिना एनसीआर का क्या मतलब है? जो वाहन सड़क पर चलने के काबिल है वो कहीं भी चल सकता है। अब आप उसको कहते हैं कि साहब कि ये वाहन पास तो कर दिया आपने 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, लेकिन आप इसको एनसीआर में नहीं लेकर के जाएंगे। क्यों नहीं लेकर के जाएंगे भाई? कुरुक्षेत्र में चला सकते हैं, करनाल में नहीं चला सकते। तो पासिंग में भी कहीं ना कहीं फीस, मोटी फीस लगती है, और वो लोगों को जो पैसा वेस्ट होता है। इसमें दोगलापन है साहब। इसके साथ साथ इसका कि राजनीतिकरण भी मैं मानता हूँ। देखिए ना, मेरा जो जवाब था वो अभी पूरा नहीं हुआ था, कि मैंने ये कह रहा था कि कुरुक्षेत्र में आप वो गाड़ी चला सकते हैं पास करवा कर, और करनाल एनसीआर में, करनाल में नहीं चला सकते। ये कैसी अजीब स्थिति है? अब वो एनसीआर में क्यों नहीं चला सकते, सरकार ये स्पष्ट करे। जहाँ तक मेरा मानना है, करनाल में आप इसलिए वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे एनसीआर में कि वो पोल्यूशन की वजह से। तो क्या कुरुक्षेत्र के लोगों को पोल्यूशन में से कोई दिक्कत नहीं होगी? मतलब कुरुक्षेत्र में चले, अम्बाला में चल जाए, इन लोगों को उस गाड़ी से दिक्कत नहीं होगी, पोल्यूशन वो जितना मर्जी फैलाए। लेकिन करनाल में वो चले तो पोल्यूशन होगा, चले उसको बंद करेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है सरकार का। स्टैंडर्ड एक रखना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा कि इसके अंदर अब ये मोटी फीस का मामला आता है साहब। आपने पास करने की फीस अलग ले ली, रजिस्ट्रेशन की फीस ले ली। पहले इतने टैक्स जनता के ऊपर लगे हुए हैं। रोड टैक्स आप गाड़ी के साथ लेते हो, जब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है एक मोटा रोड टैक्स आप सरकार ले लेती है। और दुर्भाग्य की बात यह है, उसके बाद फिर सड़क की रिपेयर के नाम पे या टोल टैक्स लगा करके मोटे मोटे पैसे आप लेते हो। और मोटे पैसे लेने के बावजूद फिर आप उस गाड़ी को कहते हो कि आप सड़क पर नहीं चला सकते साहब। तो ये बिल्कुल सर्वथा गलत है और जनता के साथ धोखा है, फरेब है। सरकार को चाहिए कि जनता जनहित की पॉलिसी बनाए। वाहन या तो कुरुक्षेत्र में भी चले, करनाल में भी चले, और ना चले फिर वो कहीं नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र में तो चल सकता है लेकिन करनाल में नहीं चल सकता, अम्बाला में चल सकता है लेकिन पानीपत में नहीं चल सकता। क्यों? अगर आप उसका, आपका मापदंड क्या है? सरकार ने अब तक मापदंड तय नहीं किया। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि सरकार ये मापदंड तय करे कि 10 साल और 15 साल की गाड़ी जो बैन की है वो किस आधार पे की है। क्या उनका पोल्यूशन आधार है कि पोल्यूशन फैलता है उनसे? अगर पोल्यूशन फैलता है तो आपने तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, हर 3 महीने बाद आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। क्या आपकी अथॉरिटी ही गलत है? जब आपने, देखिए साहब, आपने एक आदमी की ड्यूटी लगा दी, सरकार ने ड्यूटी लगाई कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, और पोल्यूशन देने वालों को सर्टिफिकेट भी सरकार ने दिया है कि आप पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दोगे, वो भी सरकार के ही आदमी हैं। तो जब वो लोग आपकी गाड़ी को सर्टिफिकेट देते हैं, मेरी गाड़ी है, मैंने पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लिया, उसने 3 महीने से ज़्यादा शायद मेरे ख्याल में नहीं देते, 3 महीने का वो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दे दिया, या 6 महीने का भी शायद है कोई इनका प्रोविज़न, 3 महीने या 6 महीने का प्रोविज़न आपने दे दिया कि ये गाड़ी पोल्यूशन से रहित है, ये गाड़ी सड़क पर चल सकती है। उसके बाद क्या दिक्कत है? आपको तो जिस आदमी को आपने लाइसेंस दिया पोल्यूशन का सर्टिफिकेट देने का, इसका मतलब आप उस पर भरोसा नहीं करते। डबल स्टैंडर्ड है। इसका कोई मापदंड ऐसा होना चाहिए कि या तो आप, मेरे हिसाब से, कि किलोमीटर तय करें
कि 10 लाख किलोमीटर 15 लाख किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो वो गाड़ी कंडम मानी जानी चाहिए। लेकिन जो गाड़ी ठीक ठाक हालात में है, जो गाड़ी सही चल रही है, जिसका बिगड़ा कुछ नहीं है, जो पोल्यूशन फैला नहीं रही, उस गाड़ी के ऊपर 10 साल की कंडीशन, 15 साल की कंडीशन किस लिए? क्या कहेंगे, जो एक तरफ सरकार इलेक्ट्रॉनिक कार जो वाहन है उनको बढ़ावा दे रही है, यहाँ तो लोग भी नहीं समझ पा रहे कि कौन सी गाड़ी लें कौन सा ना लें, तो क्या कहेंगे? देखिए भाई, मैं यही बात अभी मैंने कही है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इसमें मुझे ख़राब लगती है। 10 साल 15 साल आपने उसके लिए टाइम फिक्स किया है बाइक की जो व्हीकल के लिए, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर सब के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की जो बड़ी बड़ी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, और आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आपने कहा कि आई हैं और दूसरी गाड़ियां भी, सीएनजी की गाड़ियां भी आई हुई हैं, लेकिन आप देखिए कि सीएनजी की गाड़ी कितनी कामयाब हिंदुस्तान के अंदर है। मुझे नहीं लगता इतना लंबा चौड़ा है, क्योंकि सीएनजी की गाड़ियों का मामला करीब करीब 15 साल से पहले का मैं देख रहा हूँ। लेकिन आज भी मुझे नहीं लगता कि कुछ परसेंटेज में, अगर पॉइंट से नीचे भी हम जाएँ कि सीएनजी की गाड़ियां हैं, अगर सीएनजी की गाड़ियां इतनी अच्छी होती या सीएनजी गाड़ियां कामयाब होती तो मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान में बाढ़ आ जाती। क्योंकि हमारा देश तो इस टाइप का है कि यहाँ पर तो एक चीज़ अगर आप खरीदने लग जाओ, एक आदमी खरीदे तो उसके बाद तो उसकी लाइन लग जाती है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ किस लिए, मैंने एक बीच में एक बात कही है कि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे। जो मेरा पहला प्रश्न है सरकार से आपके माध्यम से, कि इन गाड़ियों को बंद करने के पीछे सरकार का लॉजिक क्या है? पोल्यूशन है, या कोई बड़ी कंपनियों के साथ साठगांठ है, या सीएनजी के जो कंपनी है या इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनियां हैं उनके साथ कोई साठगांठ है कि उनकी गाड़ियां बिकवानी है? जहां तक मुझे लगता है सरकार की जो मंशा है और जो सरकार का अब तक चाल चलन रहा है वो इसी विषय पर रहा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को किसी भी तरीके से लाभ पहुंचाना है। और ये जो गाड़ियां बनाने की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, मुझे यहाँ भी यही लगता है कि ये गाड़ियां जितनी जल्दी बंद करवाओगे, देखिए साहब, आज कहते हैं कि एक आदमी को जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है वो तो छूटती नहीं है। अगर मुझे गाड़ी में चलने की आदत पड़ गई तो मैं गाड़ी के बिना रह नहीं सकता। 10 साल के बाद गाड़ी बदलना मेरे पास फाइनेंशियली कंडीशन मेरी हो ना हो, लेकिन जब 10 साल के बाद मेरी गाड़ी ख़त्म हो जाएगी, गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी, तो वो गाड़ी मुझे दूसरी लेनी ही पड़ेगी, ये मेरी मजबूरी बन जाएगी, नेसेसिटी बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की ये मंशा है कि वो गाड़ियाँ बंद करवानी है, अच्छी खासी गाड़ियाँ कंडीशन की बंद करवा करके वो कंपनियों को लाभ पहुँचाना है। या फिर सरकार, मैंने कहा जैसे पहले कहा कि सरकार एक मंशा स्पष्ट करे, पोल्यूशन उसका आधार है या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ पोल्यूशन से रहित हैं इसलिए, और अगर ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आती हैं सुरक्षा की दृष्टि से आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से तो वो सुरक्षा की दृष्टि से भी मुझे नहीं लगता कि इतनी कामयाब है। चाहे वो सीएनजी की गाड़ियां हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, तो ऐसा लगता नहीं कहीं कि तो वो उससे भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी गाड़ी लें, सीएनजी चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक चलेगी, या हाइड्रोजन वाली एक वो आ रहा है सिस्टम, वो चलेंगी या सीएनजी चलेगी। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि जनता तो बेचारी क्या समझेगी, सरकार को खुद नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी गाड़ियाँ चलाएँ, कौन सी बेचें, कौन सी दें, कौन सी गाड़ियाँ बंद करें। सरकार कन्फ्यूज़ है, और केवल इसी मामले में नहीं, ये सरकार, मतलब इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये सरकार शुरू से ही कन्फ्यूज़ एक सरकार है। जनता के हितों की बजाय चंद लोगों के हितों की बात यहाँ पर आती है। ये सरकार का राजनीतिक प्रश्न नहीं है, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और जनता से जुड़ा हुआ जो प्रश्न होता है सामाजिक भी होता है, राजनीतिक भी होता है, हर तरीके से जनता से जुड़ा मुद्दा होता है। और ये जनता से जुड़ा मुद्दा है ये व्हीकल का, क्योंकि आज 100% नहीं तो 99% मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है वो बाइक, कार, किसी भी व्हीकल का प्रयोग करता है। 2 व्हीलर चलाए, 4 व्हीलर, हर घर में एक व्हीकल है, और यह हर घर से जुड़ी समस्या है, गरीब आदमी से जुड़ी समस्या है। अब एक आदमी लोन पर मोटरसाइकिल लेता है साहब, आज 70,000 से कम कोई मोटरसाइकिल नहीं है। मोटरसाइकिल कौन लेगा? जिसकी आमदनी ही 10,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीना आमदनी होगी वो लेगी। वो 2,000 रुपये किस्त भरेगा, 2,000 की किस्त भर के 10 साल के बाद मोटरसाइकिल को ताला लगा देगा, तो साहब उसके बाद उसको नई मोटरसाइकिल लेनी है। तो मुझे लगता है कि सरकार कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस मोटर व्हीकल एक्ट को कर रही है, और ये गाड़ियां बंद करवा रही हैं ताकि कुछ लोगों का लाभ हो और जनता जाए भाड़ में। मेरी सरकार से अनुरोध सिर्फ इतना है कि बड़ों का छोड़ करके आप लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बारे में सोचिए। उनके लिए मेरी मंशा है, मैं सुझाव मेरा देना चाहूँगा कि इसको साल की बजाय आप किलोमीटर फिक्स कीजिए,
और किलोमीटर के साथ साथ गाड़ी की गुणवत्ता फिक्स कीजिए, गाड़ी की चेकिंग फिक्स कीजिए कि पास कर देते हैं उसको चलाना चाहिए, उसको चलाना चाहिए बिल्कुल 100%। या तो आप गाड़ी को पास मत कीजिए, आप उसको पहले ही बैन कर दीजिए कि साहब ये गाड़ी चलने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन जब आपने गाड़ी को पास कर दिया, आपने कह दिया कि गाड़ी चल सकती है सड़क पर, तो वो गाड़ी सड़क पर चलने की जो काबिल है, वो सड़क चाहे कुरुक्षेत्र की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे करनाल की हो, भाई वो सब सड़कों पर चलनी चाहिए। ये नहीं कि कुरुक्षेत्र में तो चल सकती है और करनाल में नहीं चल सकती। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।